और शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली तशद्दुद के दौरान व्हाट्सएप पर दिल खोलकर नफरत अंगेज पैगामात फैलाए गए, जिससे हालात मजीद खराब हो गए थे। अब पुलिस और दिल्ली हुकूमत इन समाज दुश्मन अनासिर की गिरफ्त में लग गई है। ज़िम्ने दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद से मुताल्लिक़ 2000 वीडियोज़ और सैकड़ों व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स मिलने का दावा किया। इसकी बुनियाद पर पुलिस ने फसाद और तशद्दुद भड़काने वाले 1000 अफराद की निशानदही की। कुछ ट्विटर हैंडल्स भी पुलिस के रडार पर हैं, इसीलिए ट्विटर से भी कहा गया है कि वो इन हैंडल्स के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करे। दूसरी जानिब दिल्ली हुकूमत जल्द ही एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक शहरियान इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद सरकारी इंतज़ामिया तमाम शिकायत की जांच करेंगे। हकीकी शिकायत पर पुलिस को कार्रवाई की हिदायत दी जाएगी। दिल्ली में हुए फसाद के दरमियान गोकुलपुरी एसीपी अनुज कुमार जख्मी हो गए थे। अनुज कुमार ने बताया कि माहौल इस कदर ख़राब हो चुका था कि उसको कंट्रोल में करना पुलिस के बस में नहीं था। पुलिस की तादाद कम थी, वहीं तशद्दुद को हवा देने वालों की तादाद ज़्यादा थी। एसीपी अनुज कुमार ने दिल्ली फसाद का आंखों देखा मंजर बयान किया। 23 तारीख को जो वजीराबाद रोड थी वो प्रोटेस्टर्स ने जाम कर दी थी, उसका एक कैरेज वे बंद था। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस ये थी कि वजीराबाद रोड चालू रहनी चाहिए, लोग अपना जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट्स है वहाँ पे अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करें। जो वजीराबाद रोड है वो एक तरह से लिंक रोड है जो सिग्नेचर ब्रिज को आगे भोपुरा बॉर्डर से और गाजियाबाद से जोड़ता है। तो वहाँ पर यातायात आवागमन के लिए उसका फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी था। तो हमारे पास मेरी डीसीपी सर की और बाकी जो भी स्टाफ था, उसके अलावा जो 2 हमारे पास कंपनी थी उस पॉइंट के लिए, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। और धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ एकत्रित होने लगी, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों ही शामिल थे। शायद उनके माइंड में ये था कि चूंकि एक दिन पहले भी उन्होंने कैरेज वे ब्लॉक किया था तो आज भी करेंगे, मगर सारा ही स्टाफ, मैं और डीसीपी शाहदरा सर सब उनसे आराम से शांतिपूर्वक बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि भाई आप जो भी अपना प्रोटेस्ट है आप यहाँ सर्विस रोड तक आप अपने आप को कन्फाइन रखिए, मेन रोड पर नहीं आइए। उसमें जो बाद में कई चीज़ें पता चली कि र्यूमर मॉन्गरिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी कि पुलिस ने फायरिंग कर दी है जिसमें महिलाएं और बच्चे मरे हैं। इस तरीके की बात मुझे उस वक्त नहीं, बाद में पता चली थी। शायद उस वजह से बहुत तेज़ी से जो क्राउड का बिल्डअप स्टार्ट हो गया। सर्विस रोड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और वहाँ पर जो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो अवेलेबल था, खासकर पत्थर। तो जब फोर्स क्राउड धीरे धीरे बल्कअप होना स्टार्ट हुई पीछे तक, और पीक टाइम पे वो अगर मैं रफ एस्टिमेट लगाऊं तो 25 से 30 हज़ार के आसपास वहाँ पर उस वक्त लोग थे। और अगर आप वहाँ की थोड़ा पोजीशन देखेंगे तो हम रोड के आमने सामने होने की बजाय हम रोड के एक और दूसरे कोने पर थे। वो सारी हम तकरीबन 2 कंपनी 200 के आसपास मेरे साथ पुलिस पर्सनल थे, और सामने 35-40 हज़ार लोग हार्डली 20-25 मीटर के डिस्टेंस पर थे। और अचानक ही उन्होंने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। फिर ये कुदाल और बेलचा वगैरह, फावड़े वगैरह ये सब भी थे। और टीयर गैस, वहाँ चूँकि डिस्टेंस बहुत कम था, हमने टीयर गैस फायर भी करी, बट वो इतनी फंक्शनल नहीं रही। इस अफरा तफरी में फिर मेरा कंसर्न डीसीपी सर को लेकर था, तो वो डिवाइडर के पास उनको काफ़ी चोटें आई थी, उनके मुंह से खून निकल रहा था और वो अनकॉन्शियस थे। रतन को वो लोग रिवाइव नहीं कर पाए। वहाँ से एक प्राइमरी एड के बाद हम फिर से हमें सर को लेकर, डीसीपी शाहदरा सर, उनको लेकर हम फिर मैक्स हॉस्पिटल पहुँचे। मेरे को जो ये सिर पे जो चोट है, सिर पे चोट, सर को जब हम उठा के हम फेंसिंग के पार कर रहे थे तो मेरे हाथ एंगेज थे और पीछे जो है वो लगातार पत्थरबाजी हो रही थी, तो ये चोट मेरे तब लगी है।
सीनियर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद पर निशाना लगाया। उन्होंने वज़ीर कानून से पूछा कि जब वो कपिल मिश्रा जैसे लीडरों के बयानात की मजम्मत करते हैं तो इन लोगों की गिरफ्तारी अब तक अमल में क्यों नहीं लाई गई। कपिल सिब्बल से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल जी, दिल्ली का जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से हिंसा दिल्ली में हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी भी बनाई है, वो जाकर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी करेगी, रिपोर्ट देगी सोनिया गांधी को। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है, कल सोनिया गांधी जी का जो भाषण है रामलीला मैदान का, उसको कोट करते हुए रविशंकर प्रसाद जो है वो कह रहे हैं कि भड़काने का काम तो सोनिया गांधी ने भी किया था हिंसा को। शायद जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, आज मैंने सुबह ही पेपरों में बयान पढ़ा कि जो भड़काऊ भाषण उनके दल के लोग दे रहे थे, जो पूर्व एमएलए भी थे और उनके मंत्री भी दे रहे थे, वो उनकी निंदा करते हैं। ये आज सुबह उन्होंने कहा। अब निंदा करने के बाद हमें भी मालूम है कि किस तरह से दिल्ली में हिंसा का माहौल पैदा हुआ और किस तरह से चुनाव से पहले ये शुरुआत हो चुकी थी। और इस दौरान में चुनाव आयोग ने भी इन लोगों पे रोक लगा रखी थी और 2-2, 3-3 दिन कहा था कि आप कोई भाषण नहीं दे सकते। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एफआईआर नहीं की। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं की? जब उसी भड़काऊ भाषणों की वजह से चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी थी, तो गृह मंत्री जी ने क्यों नहीं आदेश दिया कि एफआईआर करो? और उस समय कानून मंत्री जी कहाँ थे? उस समय उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया? आज क्योंकि वो अपना बचाव करना चाहते हैं तो आज ये बयान दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर जिसका तबादला भी कोई और कमिश्नर अपॉइंट हो गया है, श्रीवास्तव जी अपॉइंट हो गए हैं, उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? और जो पुलिस के कर्मी थे वो वहाँ सब कुछ हिंसा का वातावरण देख रहे थे, हिंसा होती हुई देख रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैं कानून मंत्री से कहीं यही कहूँगा कि आप दिल्ली में, देश में राज कर रहे हो और राज का एक धर्म होता है। और अगर आपको नहीं मालूम तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, वहाँ आपको पता भी चल जाएगा। और जब आप वाजपेयी जी का राजधर्म नहीं मान पाए तो सोनिया जी का क्या राजधर्म आप मानोगे? आप तो उनकी निंदा करोगे ही, क्योंकि आपका और कोई काम है नहीं। आप सीखना नहीं चाहते, आप भड़काऊ भाषणों की वजह से माहौल ख़राब करना चाहते हैं। यही आपकी नीति है और इसी नीति के आधार पे हमें मालूम है आप आगे भी बढ़ोगे। तो मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं गिरफ्तारी अब तक उनकी हो पाई है। एफआईआर दर्ज करने की बात जब जिस कोर्ट ने की थी, जज ने की थी, उसका तबादला कर दिया गया। तो सवाल अब भी वही है कि क्या उस मामले में कहीं ना कहीं बचाने के लिए अब विपक्षी नेताओं को भी घेरने की कोशिश की जा रही है? तो निश्चित यही काम करेंगे ये लोग, क्योंकि ये अपना बचाव तो करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है कि एसआईटी एक का गठन होगा, फिर उसकी तफ्तीश होगी। और इस बीच में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? कानून मंत्री से पूछिए कि आप बयान क्यों नहीं दे रहे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्यों नहीं कह रहे आप? जब आप उनकी निंदा कर रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे ऐसा बयान? धन्यवाद। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में हालात अब बेहतर हो रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कहीं से भी किसी तरह के नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी से बातचीत की। दिल्ली में अभी तक किस तरह का सिचुएशन है इस मामले में समझते हैं, इलाके के डीसीपी इनसे ही समझते हैं। सर, अभी तक क्या सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली? अभी बिल्कुल यहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं सामान्य हैं, किसी प्रकार की कोई गंभीर घटनाएं नहीं हो रही है और हमारा सभी जगहों पे जो पुलिस बल है सफिशिएंट मात्रा में तैनात है। लगातार हम इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और परिस्थितियों पे नज़र बना के रखे हुए हैं। थैंक यू। जिस तरह से सिचुएशन की बात करें, सिचुएशन अभी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में काफ़ी कूल है। इसके लिए यहाँ पे लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है।
जगह जगह पे दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पारामिलिट्री के जो जवान हैं उसको तैनात किया गया है। और इसके साथ साथ इस अगर मामले की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा गठित जो SIT की टीम है वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अभी तक 2000 से ज़्यादा CCTV कैमरे जो हैं उसको खंगाले जा रहे हैं और इस मामले में 600 से ज़्यादा जो अभी तक शिकायतें बकायदा दर्ज हुई हैं उसको देखा जा रहा है। और 2,2500 से ज़्यादा मोबाइल वीडियो क्लिप्स जो हैं वो मिले हैं, कई ऐसे फोटोग्राफ्स मिले हैं जिसके जरिए दिल्ली पुलिस ये खंगालने में जुटी है कि आखिर ये हिंसा हुई कैसे। 23 फरवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली तशद्दुद की आग में जलती रही, लेकिन अब फसाद मुतासरा शुमाल मशरक़ी दिल्ली में मामूलात ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। अशिया ज़रूरिया के लिए लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। आज सुबह से ही इलाके में दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खुल गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि दिल्ली में अब कुछ हद तक तनाव जैसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन अब भी लोगों के दिलों में खौफ है। अब भी रात के औकात में ग्रुप की शक्ल में गली मोहल्लों में मकामी नौजवान निगरानी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की जानिब से मुसलसल फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और लोगों से अमन अमान बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन जो जख्म दिल्ली वालों को मिले हैं उनका भरना मुश्किल है। जंतर मंतर पर दिल्ली में क़याम अमन के लिए प्रोग्राम किया गया। लोगों का कहना है कि हुकूमत को ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि दिल्ली में अमन का माहौल कायम हो सके। जंतर मंतर से हमारी नुमाइंदा रचना ने लोगों से बातचीत की। पिछले दिनों हिंसा हुई और कई लोग इसमें मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर शांति मार्च निकाला जा रहा है। पीछे आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर रतन लाल जो कि इस हिंसा में मारे गए, अंकित शर्मा जो कि इस हिंसा के शिकार हुए, तमाम जो लोग हिंसा के शिकार हुए उन लोगों को श्रद्धांजलि देने और शांति का संदेश देने के लिए आज यहाँ पर शांति मार्च निकाला जा रहा है। तो मैं यही अपील करूंगा हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों से कि यहाँ दिल्ली में शांति स्थापित होना चाहिए और उनको बेनकाब करना है जो भी हमारे आसपास है। मैं ये कहना चाहूंगा शाहीन बाग जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बढ़िया है, नहीं तो देश में और ज्यादा समस्या बढ़ेगी। मेरी सरकार से विनती है जल्दी से जल्दी शाहीन बाग को खत्म किया जाए। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि सरकार से विनती है कि शाहीन बाग को खत्म किया जाए। जिस तरीके से लगातार हिंसा हुई पिछले दिनों में और लोग मारे गए, अगर हम पीछे की तरफ अब चले तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक मंच तैयार किया गया है दिल्ली पीस फोरम का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं इस हिंसा में, उन लोगों की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं रतन लाल, उसके बाद अंकित शर्मा, उसके बाद विनोद कश्यप, तो तमाम लोग शांति मार्च के जरिए शांति की अपील तो कर ही रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से ये सब चीजें हुई उस पर सरकार को कड़ा रुख इख्तियार करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द सजा का प्रावधान करना चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस शांति मार्च के बाद क्या कुछ नई चीजें सामने निकल कर आती हैं। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, अब सुनते हैं दिल्ली की कहानी मुतासरा लोगों की ज़बानी। ऐसा हो कि MH खान मेरा नाम है और मैं स्कूल में अध्यापक हूँ, सरकारी स्कूल में। ठीक, और इस माहौल अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। ठीक, सड़क पर क्या हुआ क्या नहीं उसका तो पता नहीं मुझे, हाँ, पर इन साथियों ने साथ दिया मेरा। ठीक, सब पड़ोसी अच्छे हैं मेरे। ठीक, और इन्होंने अच्छा साथ दिया मेरा, बहुत ही, मतलब यहाँ परेशानी नहीं हुई, गली में कोई परेशानी नहीं हुई किसी को भी। आप लोगों को एक बार भी ये नहीं लगा कि घर से बाहर निकल के देखना चाहिए? ना 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 ना, हमें तो थोड़ा घबराहट भी था वैसे अंदर ही अंदर। उस दिन जी बहुत यहाँ पे डर का माहौल था, पत्थरबाजी बहुत जोर से हुई थी, नारेबाजी हो रही थी दोनों तरफ, बहुत जबरदस्त पत्थर खजूरी से जो भागे वो पत्थर आए थे मारते हुए। ये जब मेरी आंख पे लगा था हम गली में भागे, फिर अपनी गली सेफ करी हमने आस पड़ोस में सबसे कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, हमारी गली में सब भाईचारा है। ये हमारे बहुत पुराने रहने वाले हैं, अब बिल्कुल पिताजी की तरह हैं हमारे, हम बहुत सालों से रहे हैं, छोटे छोटे सब भाई बहन की तरह हम यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। हमारी गली में बहुत शांति है, किसी प्रकार की हमारे गली में किसी भी मोहम्मद को कोई दिक्कत नहीं है। उनसे हमने कह दिया था कि हम हैं, पहले हम हैं बाद में तुम हो। मेरा नाम तरन्नुम है, मोमदन है हम, लेकिन हाँ हम चाहते ही नहीं है लड़ाई दंगा। अगर हम चाहेंगे तो ये बताइए फिर होगा क्या? पड़ोस में कौन रहेगा एक दूसरे के साथ? कोई चाहेगा ऐसा?
कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं अमन रहे। आप लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं हमारे पड़ोसी, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमारी हिफाजत करी उन्होंने, अपने घरों में ले जाके रखा है, हमें औरों से बचाया है, जिन्होंने हमारे दरवाजों पे लाठियां बरसाई फिर भी हमें बचाया, उन लोगों ने अपने घरों में रखा है हम लोगों को। एक पत्थर मेरे सीने पे लगा था, 2 पैर में लगे, एक उंगली में लगा, उंगली बिल्कुल फ्रैक्चर हो गई थी। तो जब ज्यादा ही पब्लिक आगे बढ़ी जाउन से पेड़ से गया, जिसमें अंकित शर्मा भी था, तो उसी दौरान भगदड़ जब मची तो ये गलियों में कुछ लोग घुसे मुसलमानों को मारने के लिए। वहां से बाहर से हम लोगों ने रोका, उसके बाद में हमें जैसे ही पता चला नेमी भाई को, हमें सबे रवि भाई, हम सब भागे गली में और मुसलमानों को घर को हमने बिल्कुल सेव करके बचाया। हम तो चाहते हैं अमन से रहे, हम सारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सारे खड़े हुए हैं, और ये थोड़ी ना कि हम अकेले खड़े हुए हैं, सब जने हैं। हम नहीं चाहते ये बाहर के लोग हैं जो भी हैं, मतलब हम चाहे वो कोई भी सही, ये तो दंगा ही है, इनको तो दंगा करने से मतलब है, इनको ये नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। जहाँ हिंदुओं में पहुंच गए तो जय श्री राम और मुसलमानों में पहुंच गए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, इनके माथों पे नहीं लिखा हुआ कि ये मुसलमान है ये हिंदू है। पर जो है तो हमारी मदद जो है कुछ फौजी लोगों ने की है, हम लोगों को 2:30-3 बजे रात को उन लोगों ने निकाला है, एक एक करके हमारी माँ बहनों को यहाँ से निकाला है। उन लोगों ने, जो लोग ढाटे बांधे हुए थे, हेलमेट लगाए हुए थे, उन लोगों ने रुमाल बांध रखे थे और हाथ में पेट्रोल की कंट्री लिए हुए थे, गन लिए हुए थे, तलवार लिए हुए थे, और सबके साथ वारदात, मारना, छेदना और इज्जतों पे हमला करना महिलाओं के साथ हमारी। और ये वारदात करते हुए हम अपनी जान बचा कर यहाँ से भागे और हमारे घर लूटे, रुपया लूटा और हमारे घरों में सिलेंडर ब्लास्ट किए, हमारी मस्जिद में ब्लास्ट किए और हमारे जो माँ बहनें उनके साथ बदसलूकी की, और जो हमारे मौलवी साहब थे उनके साथ बदसलूकी की, हमारे चचा के साथ तेजाब डाला, उनके लड़की के ऊपर तेजाब डाला। सर हमें को जो ना उन्होंने सबको खाली कर दिया यहाँ से। कितने बजे ये शुरू हुआ? जैसे ये लगभग 7 बजे, शाम के 7 बजे से पूरी रात चलता रहा। हाँ। हम लोगों को 3 बजे बड़ी मुश्किल में अपनी जान बचाकर निकले, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई जैसे दुबकते तब निकले। इसके बावजूद हम पुलिस फोर्स को बोलते रहे, भाई आप जो है लोगों को मरवा रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, आप क्या कर रहे हो? कहने लगे जी हमारे पास गोली का आदेश नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या करें, आप जानो ये जे जानो, हमने इस बारे हम कुछ नहीं कह सकते। फिर मतलब आप किस लिए आए यहाँ पे? जब आप कुछ नहीं कर सकते आप किस लिए आए? जाइए, आप जैसे होगा अब देखेंगे। खाने पीने की चीजों की वजह से किस तरह की परेशानी हो रही है? जैसे ये दूध हो गया, सब्जियां हो गई, ऐसे दूध सब्जी, बाकी राशन, सब राशन ही महंगा, अब तो सब कुछ महंगा हो गया है। हाँ डबल, सब कुछ ही महंगा हो गया है, अब खाए क्या? तो आज ये आदमियों के भी काम बंद है, आदमी भी काम पे नहीं जा रहे डर के मारे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा लेतापुरा खुदकुश हमले में अहम मुलजिम शाकिर बशीर समेत जिला पुलवामा के 2 मुकामात पर NIA की छापेमारी हुई। कौमी जांच एजेंसी ने रात में जिला पुलवामा के हकरीपुरा और हाजीबल इलाकों में छापे मारे। टीम ने हकरीपुरा में लश्कर के सरगर्म मिलिटेंट नाजिम और लेता हमले में आदिलदार नामी मिलिटेंट के मददगार शाकिर बशीर के घर पर छापा मारा। जिला पुलवामा के हाजीबल इलाके में शाकिर बशीर के घर पर आज सुबह NIA की टीम ने छापा मारा। शाकिर के वालिद बशीर अहमद मागरे को NIA की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ चल रही है। NIA के प्रेस नोट के मुताबिक शाकिर ने लेतापुरा हमले में आदिल की मदद की है। आज NIA ने इस सिलसिले में प्रेस नोट जारी करके शाकिर को हमले में अहम मुलजिम करार दिया है। परमबीर सिंह मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किए गए हैं, वो संजय बर्वे की जगह लेंगे। संजय बर्वे आज ओहदे से सुबकदोश हुए। परमबीर सिंह 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे साथी अमित राय। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस नाम के लिए लगातार हम बात कर रहे थे, बिलाखिर मुंबई पुलिस कमिश्नर का वो नया नाम सामने आ गया है, और क्या कुछ तफसीलात? देखिए निश्चित, हमने सुबह ही कहा था कि अगर ये जो पोस्ट है कमिश्नर की, अगर वो DG रैंक पे रही तो परमवीर सिंह ही नंबर 1 पे चल रहे हैं, और उन्हें ही जो है परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। परमवीर सिंह इस समय जो है DG एंटी करप्शन ब्यूरो के पद पर कार्यरत थे। इसके पहले वो थाने पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, ATS में डिप्टी IG के पद पर भी रह चुके हैं,
1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इसके अलावा चंद्रपुर और भंडारा जिले के एसपी भी रह चुके हैं। तो काफी बड़ा नाम है पुलिस महकमे में परमवीर सिंह का। आपको याद होगा कि जब थाने में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को अरेस्ट किया था प्रदीप शर्मा, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो भी जो ऑपरेशन चला था वो भी परमवीर सिंह की अगुवाई में ही चला था। तो ये हम समझ सकते थे कि अगर डीजी रैंक रहेगी कमिश्नर की पोस्ट तो उससे परमवीर सिंह को ही बिठाया जाएगा। तो वैसा ही हुआ, परमवीर सिंह को नया मुंबई पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। 3 बजे वो मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाके अपना चार्ज संभालेंगे। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स जारी है। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी मुमालिक से भी आशिकान ख्वाजा की आमद का सिलसिला जारी है। लाखों की तादाद में अजमेर आने वाले ज़ायरीन के लिए दरगाह और उसके करीब के गेस्ट हाउस में खुद्दाम की जानिब से इंतज़ाम तो किया गया है, साथ ही अजमेर से 15 किलोमीटर दूर भी 1 लाख से ज़ायद लोगों के ठहरने का इंतज़ाम दरगाह कमेटी की जानिब से किया गया। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स जारी है। दरगाह शरीफ की बात की जाए या मेहमान खाने की बात की जाए, यहाँ पर लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद और आशिकान ख्वाजा की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है न्यूज़ 18 उर्दू की टीम विश्राम का चली जो है मौजूद कही जाती है, जिसे मेहमान खाना कहा जाता है, जहाँ पर 150 एकड़ में इंतजाम किया गया है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं आशिकान ख्वाजा हैं और ये खुद खिदमत करने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर मर्द भी हैं, औरत भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी, तमाम लोग मौजूद हैं। आइए पे जो है बात करते हैं खवातीन से। यहाँ पर रजिया साहिबा हमारे साथ जो है कलकत्ता से आई हुई हैं, उनसे जानते हैं ये रजिया साहिबा कितना है मौका, आप अपने घर को छोड़कर तमाम लोगों को छोड़कर इस जगह पर आई हैं खिदमत के लिए। जी, ये जगह पर आए तो बहुत अच्छा लग रहा है खिदमत करने में और पेशेंट मतलब देखभाल करने में, और अच्छा, और हर साल मतलब आए। जी, कितना इंतजार रहता है इस मौके का? सर बहुत जी, कितना इंतजार रहता है सर? इस मौके का हमेशा हमें बहुत इंतजार रहता है। मैं एम्बुलेंस ऑफिसर नर्सिंग ज्योति कुमारी पासवान हूँ, सेंट जॉन इंडिया से। हम लोग इस तरह का कैंप हमेशा होते रहता है। कभी हम लोग का महाकुंभ के मेले में, हमारा गंगा सागर में, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वेस्ट बंगाल में भी इस तरह का बहुत सारा कैंप, फ्री कैंप करते रहते हैं। यहाँ पे तो मोहब्बतों का सागर है। हाँ, हम लोग का ये है कि पूरी तरह से हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं, पूरी तरह से हम लोग समाज की सेवा करते हैं। यहाँ पे हमारे जितने डॉक्टर्स है, हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम में बहुत सीनियर है। इस एज में भी वो लोग आके यहाँ पे अपना एफर्ट दे रहे हैं। हमारा घर द्वार छोड़ के खाना पीना सब कुछ मतलब एक साइड करके यहाँ पे हम लोग दिन रात अपना सर्विस दे रहे हैं। और जितना सर्विस दे रहे हैं, उदय प्रताप सिंह का मुझे शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई, तमाम कौमों के लोग हैं और ये मोहब्बतों का महासागर बनाने के लिए आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मोहब्बतों का महासागर इसको बनाने की कितनी जरूरत है और फिर ख्वाजा के आस्थाने पर जब आते हैं ज़ियारत के साथ साथ खिदमत करते हैं तो कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, दिली लगाव है। हम लोग चाहते हैं कि इनके लिए सब कुछ कर दें और पूरे समाज के लिए कर दें, पूरे राजस्थान